एक ही गांव के रहने वाले नजीब और हकीम एक बेहतर जिंदगी की तलाश में नौकरी के लिए सऊदी अरेबिया में पहुंचते हैं। उनकी तरह और भी कई लोग यहाँ नौकरी के लिए आए होते हैं, जिन्हें उनके मालिक एयरपोर्ट पर लेने आए होते हैं। लेकिन इन दोनों के एजेंट श्री कुमार के कहे मुताबिक कोई भी इन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए नहीं पहुंचता। इंतजार करते करते रात होने लगती है। एयरपोर्ट में एक भारतीय की मदद से ये दोनों अपने ऑफिस में फोन भी करते हैं, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। वो भारतीय इन्हें कहता है, अरे चिंता मत करो, आज छुट्टी का दिन है, शायद इसलिए ऑफिस में कोई फोन नहीं उठा रहा। तुम लोगों के पास वीजा तो है ही, और हो सकता है तुम लोगों का मालिक कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा, वो आता ही होगा, तुम यही इंतजार करो। इंतजार करते करते बहुत रात हो जाती है कि तभी एक बूढ़ा अरबी आदमी इनके पास आकर अरबी में इनसे कुछ पूछने लगता है जो इन्हें समझ नहीं आता, और फिर इनकी पासपोर्ट लेते हुए इन्हें वो साथ चलने का इशारा करता है। ये दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो इनका मालिक भी इन्हें लेने आ ही गया। इनका मालिक एक पुरानी गाड़ी में इनका सामान रखता है और अरबी में कहता है, बैठ जाओ पीछे गाड़ी में। क्योंकि ये दोनों अरबी समझते नहीं थे, ये गाड़ी में आगे बैठने लगते हैं। इनका मालिक चिढ़ते हुए इन्हें पीछे बैठने का इशारा करता है। हाकिम नजीब को कहता है, भैया ये आदमी गुस्से में हमसे ऐसे बात क्यों कर रहा है? हम लोग यहाँ कंपनी में काम करने आए हैं ना, आपने देखा था ना, हमारे जैसे बाकी लोग तो कितने ठाट से एसी बस में गए थे, और ये हम कैसी गाड़ी में जा रहे हैं? नजीब हाकिम को शांत करते हुए गाड़ी में बैठ जाने के लिए कहता है। काफी देर यात्रा करने के बाद इन लोगों की गाड़ी बहुत दूर एक वीरान रेगिस्तान में पहुंचती है। हाकिम और नजीब भी नींद से जागते हैं। हाकिम नजीब से कहता है, भैया ये हम कहाँ आ गए? तभी इनका मालिक नजीब को गाड़ी में ही बैठे रहने का इशारा करता है और सिर्फ हाकिम को उतरने के लिए कहता है। नजीब अपने मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक हम दोनों साथ में हैं और यहाँ शहर में काम करने के लिए आए हैं। ये आप हमें कहाँ ले आए? और हमने पहुंचकर घर पर अभी तक फोन भी नहीं किया। एक बार कृपया करके हमारी बात हमारे घर वालों से भी करवा दीजिए। लेकिन इनका मालिक इनकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती हाकिम को एक दूसरे आदमी के पास भेज देता है और नजीब को रस्सियों से मारते हुए गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाता है। हाकिम बेचारा वही नजीब को मदद के लिए पुकारता रह जाता है। एक बार फिर से नजीब को लेकर ये गाड़ी रेगिस्तान में काफी दूर चलने के बाद रुकती है। नजीब का मालिक उसे गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। नजीब गाड़ी से उतरता है और देखता है कि उसका मालिक एक दूसरे आदमी से कुछ बात करता है और फिर जाने लगता है। नजीब अपने मालिक को कहता है, हमें हमारे एजेंट श्री कुमार ने कहा था कि कंपनी का काम है, लेकिन आप ये मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? नजीब का मालिक उसे अरबी में कुछ कहता है और इस नए आदमी के पास छोड़कर चला जाता है। नजीब फिर इस नए आदमी को कहता है, मुझे एक बार घर भी फोन करना है, कृपया करके मेरी घर बात करवा दीजिए। लेकिन ये नया आदमी भी अरबी में नजीब को कुछ कहता है। ना नजीब इनकी बात को समझ पा रहा था और ना ये अरबी लोग। काफी रात हो चुकी थी। वो अरबी आदमी अपने टेंट में सोने चला जाता है। नजीब देखता है कि इस आदमी के टेंट के बाहर एक कमजोर बुजुर्ग आदमी सोने की तैयारी कर रहा होता है। नजीब इस बुजुर्ग से पूछता है, ये कौन सी जगह है? वो बुजुर्ग भारतीय होता है जो तमिल भाषा में बात करने लगता है। नजीब कहता है, माफ कीजिएगा, मुझे तमिल नहीं आती, आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या? लेकिन उस बुजुर्ग आदमी को हिंदी नहीं आती थी। नजीब ने सुबह से पानी नहीं पिया था, तो वो इशारे में इस बुजुर्ग आदमी से पानी मांगता है। वो बुजुर्ग आदमी पानी के टैंक की तरफ इशारा करता है। नजीब दौड़कर इस टैंक के पास जाता है और काफी देर तक पानी पीता रहता है। इसके बाद नजीब थककर वहीं जमीन पर लेट जाता है और ये सोचने लगता है कि आखिर वो और हाकिम ये किस तरह की मुसीबत में फंस गए। नजीब फिर उठता है और उस बुजुर्ग आदमी से पूछता है, भाई मैं कहाँ सोऊं? वो बुजुर्ग आदमी फिर से अपनी भाषा में कुछ बड़बड़ाता है जो नजीब को समझ नहीं आता। फिर अचानक रेतीला तूफान चलने लगता है। नजीब भागकर उस अरबी के टेंट में घुस जाता है और वहीं उसके पैरों के पास लेट जाता है। और तभी उसे वो पल याद आता है जब उसके दोस्त संतोष ने उसे सऊदी अरेबिया की इस नौकरी के बारे में बताया था जो उसके जीजा श्री कुमार लगवा रहे थे। नजीब ने बड़ी मुश्किल से अपना घर, अपनी माँ और पत्नी के गहने गिरवी रखकर इन पैसों का इंतजाम किया था। इन पैसों को श्री कुमार को देते हुए नजीब उन्हें कहता भी है कि मैंने बड़ी मुश्किल से इन पैसों का इंतजाम किया है, मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं होगा ना? लेकिन श्री कुमार उसे विश्वास दिलाते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी पक्की है। फिर नजीब को अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए खुशी के पल याद आते हैं। उसकी पत्नी गर्भवती थी और अपने होने वाले बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने के लिए वो सऊदी आया था। तभी अचानक उसकी नींद टूटती है। वो अरबी उस पर बुरी तरह गुस्सा करने लगता है और उसे धक्के मारकर टेंट से बाहर निकालने लगता है।
नजीब गिड़गिड़ाते हुए कहता है, बाहर बहुत ठंड है, मैं कहाँ सोऊंगा। लेकिन वो अरबी उसकी एक नहीं सुनता और उसे टेंट से बाहर निकाल देता है। अगले दिन भेड़ बकरियों की आवाज से नजीब की नींद खुलती है। वो बाहर एक पुरानी गाड़ी में ही सो गया था। उसे चारों तरफ ढेर सारी बकरियां और ऊंट दिखते हैं। नजीब फिर उस बुजुर्ग आदमी के पास जाता है जो एक बकरी का दूध निकाल रहे थे। नजीब को देखते ही वह बुजुर्ग उसे दूध से भरा जग देते हैं और अपनी भाषा में कुछ कहते हैं। नजीब को लगता है कि शायद उसे ये दूध बुजुर्ग आदमी ने पीने के लिए दिया है। वो दूध पीने लगता है कि तभी बुजुर्ग आदमी उसे चिल्लाते हुए रोकता है। फिर दोबारा से उसमें दूध भरकर नजीब को वो जग देते हुए टेंट की तरफ इशारा करता है। नजीब वो जग लेकर टेंट के पास पहुंचता है। वो अरबी सोकर उठा ही होता है जो उसे इशारे से अंदर बुलाता है और उससे वो जग लेकर सारा दूध पी जाता है। फिर उसे जग देकर उस बुजुर्ग आदमी के पास चले जाने के लिए कहता है। नजीब फिर से उस अरबी आदमी को कहता है, मालिक मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं महाराष्ट्र इंडिया से आया हूँ और यहाँ कंपनी में काम करने के लिए आया हूँ। वो अरबी आदमी गुस्सा होते हुए उसे टेंट से बाहर निकालने लगता है। नजीब रोते हुए उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है, मालिक मैं अपना सब कुछ बेचकर यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन वो अरबी अपनी भाषा में उसे गालियां देकर टेंट से बाहर धकेल देता है। तभी वो बूढ़ा अरबी भी वहां पहुंच जाता है जो नजीब को यहाँ लेकर आया था। नजीब तुरंत उसके पास दौड़ पड़ता है जो उसे देख एक थैला उसके कंधे पर लाद देता है। नजीब उसे कहता है, मालिक मुझे श्री कुमार ने यह कहकर यहाँ भेजा था कि कंपनी का काम होगा, एसी रूम होगा रहने के लिए और अच्छा खाना भी मिलेगा, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे मेरे परिवार से बात करवा दीजिए मालिक। लेकिन वो बूढ़ा अरबी उसे थैला टेंट में रखने का इशारा करता है। नजीब टेंट में थैले को रख देता है और सोचने लगता है कि आखिर मैं कैसे इन लोगों को अपनी बात समझाऊं। तभी वो दौड़कर अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकालता है जिसमें उसके घर का पता, श्री कुमार और सऊदी के ऑफिस का नंबर लिखा था। वो इन अरबियों को ये डायरी दिखाता है इस आस से कि ये अरबी उसकी मदद करेंगे। नजीब श्री कुमार का नाम दिखाकर इन्हें कहता है, मैंने अपना सब कुछ गिरवी रखकर इस आदमी को पैसे दिए थे मालिक। लेकिन उल्टा वो बूढ़ा अरबी नजीब की डायरी के पन्ने फाड़ कर फेंक देता है। हवा में पन्नों के टुकड़े इधर उधर उड़ जाते हैं जिसे जैसे तैसे करके नजीब इकट्ठा करता है। नजीब बुरी तरह इस जगह में फंस चुका था। कुछ समय बाद नजीब दुखी मन से बाहर बैठा होता है जब टेंट के अंदर से बूढ़ा अरबी उसे बुलाता है और कुछ रोटी खाने को दे देता है। नजीब रोते हुए चुपचाप रोटी खा लेता है। इसके बाद वो उस तमिल बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचता है और उससे पूछता है, यहाँ से रोड कितनी दूर है भाई? वो बूढ़ा आदमी अपनी भाषा में क्या कहता है वो तो नजीब समझ नहीं पाता, पर उस बुजुर्ग आदमी के हाथ के इशारे से वो समझ जाता है कि रोड यहाँ से बहुत बहुत दूर है। रात को डायरी के फटे पन्नों को देख उसे घर की याद आती है। उसे वो पल याद आता है जब उसकी पत्नी और माँ उसे ट्रेन तक छोड़ने आए थे, और उसे हाकिम की माँ की बात भी याद आती है जिसने नजीब को हाकिम का ख्याल रखने के लिए कहा था। अगले दिन सुबह नजीब शौच कर रहा होता है जिसके लिए वो पानी का इस्तेमाल कर रहा होता है कि तभी वहां बूढ़ा अरबी आकर नजीब को बुरी तरह डांटने लगता है और उससे पानी की बाल्टी छीन लेता है। नजीब गुस्से से कहता है, अरे शौच करते हुए पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो दहूंगा कैसे? लेकिन वो अरबी उसकी एक नहीं सुनता और पानी की बाल्टी ले जाता है। तभी नजीब देखता है कि तमिल बुजुर्ग आदमी जो जानवरों को पानी डाल रहा होता है वो उसकी तरफ रेत का इशारा करता है। इसी दिन एक पानी का टैंकर यहाँ पानी लेकर पहुंचता है जिसे देख नजीब उसके ड्राइवर से मदद मांगते हुए शहर ले जाने की बात कहता है कि तभी वो बूढ़ा अरबी फिर वहां आ धमकता है और पहले तो ड्राइवर को डांटता है और फिर नजीब को डांटने लगता है। नजीब कहता है, अरे मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो बूढ़ा अरबी रस्सी से नजीब को बुरी तरह मारने लगता है। नजीब उसकी रस्सी पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, देख लेना एक दिन भाग जाऊंगा यहाँ से। अरबी को और गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंदूक ले आता है और नजीब के सिर पर बंदूक से जोर से मारता है जिसके कारण वो जमीन पर गिर पड़ता है। वो बूढ़ा अरबी उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसका ध्यान पानी की टंकी की तरफ जाता है जो भर चुका था। वो ड्राइवर को डांटते हुए पानी को बंद करने के लिए कहता है। उधर नजीब बेहोश होते होते अपने बगल से बह रहे पानी को देखता है और उसे अपनी गांव की नदी की याद आ जाती है जहां से वो हर दिन मछली पकड़ता था। अपनी पत्नी से भी वो शादी से पहले यही मिला करता था। फिर शादी करके अपनी बारात भी वो इसी नदी से लेकर आया था। उसकी पूरी जिंदगी अपनी इस गांव की नदी के साथ शुरू और खत्म होती थी। कुछ समय बाद नजीब को होश आता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो अब हिम्मत हारता जा रहा था। रात को नजीब तमिल बुजुर्ग के पास जाता है और उनसे पूछता है, आपको यहाँ आए हुए कितना समय हो गया भाई? इस बात को सुन वो बुजुर्ग कुछ नहीं कहता
बस चुपचाप वहां से चले जाता है। नजीब समझ जाता है कि शायद उन्हें यहाँ आए हुए इतना समय हो चुका है कि उन्हें अब याद ही नहीं कि वो यहाँ कब आए थे। अगले दिन अचानक नजीब की नींद दूसरे अरबी की डांट से खुलती है जो उसे बाड़े के अंदर हाथ में जग ले बुला रहा था। नजीब उस अरबी के पास पहुंचता है जो उसे भेड़ की तरफ इशारा कर दूध निकालने के लिए कहने लगता है। नजीब कहता है मुझे ये सब नहीं आता, लेकिन वो अरबी जबरदस्ती उसे दूध निकालने के लिए भेज देता है। नजीब दूध निकालने के लिए जैसे ही भेड़ का थन पकड़ता है वो भेड़ उसे बहुत जोर से लात मार कर गिरा देती है। नजीब को देख वो अरबी अपना सर पकड़ लेता है। नजीब कहता है मैंने सच में कभी ये काम नहीं किया, वो तमिल बुजुर्ग कहाँ गए, ये काम तो वो करते थे ना। वो अरबी फिर नजीब को इशारों में सिखाता है कि कैसे इस भेड़ का दूध निकाला है। नजीब दोबारा से भेड़ के पास जाता है और उसे प्यार करते हुए कहता है मुझे मारना मत, हाँ मुझे दूध निकालना आता नहीं ना। फिर वो धीरे धीरे भेड़ का दूध निकालने लगता है। इस बार वो उसे कुछ नहीं करती। इसके बाद नजीब भेड़ और बकरियों को चराने के लिए ले जाता है जब अचानक दो नर भेड़ें आपस में लड़ने लग जाती हैं। नजीब फटाफट एक नर भेड़ को डंडे से मारकर अलग करता है कि तभी पीछे से दूसरा नर भेड़ नजीब को बुरी तरह से टक्कर मारकर गिरा देता है। नजीब जैसे तैसे होश संभाल कर उठता है कि फिर से ये भेड़ आकर नजीब के सिर पर जोर से टक्कर मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। वो बूढ़ा अरबी अपने ऊंट से ये सब कुछ देख लेता है और नजीब के पास आकर उसे पानी डालकर होश में ले आता है। फिर उसे पानी पीने के लिए देता है। नजीब ने अभी थोड़ा पानी पिया ही होता है कि वो उससे ये पानी छीन लेता है और वापस भेड़ों को संभालने के लिए इशारा करता है। नजीब कहता है मालिक मुझे बहुत चोट आई है, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए, लेकिन वो बूढ़ा अरबी उसे डांटते हुए वहां से चला जाता है। नजीब लंगड़ाते हुए भेड़ बकरियों की तरफ जाने लगता है जब अचानक एक छोटी सी बकरी नजीब से अपने शरीर को रगड़ने लगती है, मानो जैसे वो उसे प्यार कर रही हो। नजीब उसे देख बुरी तरह से रोने लगता है। तभी वो छोटी बकरी आगे जाती है और अपनी आवाज में जैसे बाकी भेड़ बकरियों को कुछ कहती है। और तभी अचानक नजीब देखता है कि सारी भेड़ बकरियां उसके पास आकर इकट्ठा हो जाती हैं। काफी समय बीत जाता है। एक दिन भेड़ों के बालों को काटने का काम शुरू किया जाता है जिसके लिए एक आदमी वहां गाड़ी से पहुंचता है। नजीब सारी भेड़ों को बाड़े में इकट्ठा कर देता है, जिसके बाद वो गाड़ी के पास पहुंचकर उसके शीशे में अपनी शक्ल देखता है। अपनी शक्ल को शीशे में देख वो खुद अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था कि तभी वो बूढ़ा अरबी गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है और उसे बुरी तरह से डांटते हुए जानवरों को चलाने का इशारा करता है। नजीब चुपके से कांच का एक शीशा उठा लेता है और कुछ समय बाद इस कांच के टुकड़े में अपने चेहरे को देखने लगता है। फिर गुस्से से कांच के इस टुकड़े से अपनी दाढ़ी को काटने लगता है, लेकिन वो नहीं कटती। अपनी दाढ़ी को देख वो मन ही मन ये सोचने लगता है कि आखिर उसे कितना वक्त हो गया यहाँ आए हुए। उसे कुछ याद ही नहीं था। उसके सिर पर भी बुरी तरह जुएं पड़ चुके थे। अपने हाल को देख वो कहता है माँ मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, ए खुदा मेरी मदद कर। फिर वो कहता है खुदा से भी मैं क्यों मदद मांगू, अगर वो सच में होते तो मुझे ऐसी स्थिति में कभी नहीं डालते, क्या करूं मैं। तभी उसे पत्थरों का ऊंचा पहाड़ दिखता है। वो दौड़ते हुए उस पर चढ़ जाता है और अपनी जान देने ही वाला होता है कि तभी उसे खाई में नीचे किसी आदमी की लाश दिखती है जिसे खाने के लिए गिद्धों में आपस में लड़ाई हो रही होती है। नजीब तुरंत इस खाई में उतरता है और इन गिद्धों को हटाकर इस लाश के पास जाता है। वो जैसे ही लाश के चेहरे से रेत हटाता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वही तमिल बुजुर्ग था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तभी नजीब के आसपास मौजूद गिद्ध उस पर हमला कर देते हैं और उसे अपनी चोंच और अपनी पंजों से नोचने लगते हैं। नजीब बहुत कोशिश करता है लेकिन इन्हें भगा नहीं पाता। उसे मजबूरन उस तमिल बुजुर्ग की लाश को वहीं छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद ये गिद्ध वापस उस लाश को खाने लगते हैं। उसी दिन शाम को नजीब अपनी पत्नी के बनाए हुए अचार की शीशी को सूंघता है और रोने लगता है। फिर एक टुकड़ा निकाल कर खाता है और मन ही मन अपने आप से ये वादा करता है कि वो अपनी हालत उस बुजुर्ग की तरह नहीं होने देगा और वो यहाँ से निकल कर ही रहेगा, चाहे भले ही उसकी लाश ही क्यों ना उसके परिवार के पास पहुंचे। अगले दिन वो भेड़ बकरियां चराने लेकर आता है और कुछ समय बाद अपने चारों तरफ देखता है। उसे वो बूढ़ा अरबी कहीं नहीं दिखता। उसी पल वो रेगिस्तान में भागने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा अरबी अपनी दूरबीन से ये सब कुछ देख रहा होता है। वो तुरंत अपने ऊंट पर उसका पीछा करने लगता है। नजीब बिना सोचे समझे बस भागता चला जा रहा था। वो अरबी भी अपनी ऊंट पर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और फिर उसके काफी पास पहुंचकर वो अपने ऊंट को रोक लेता है। फिर भागते हुए नजीब पर बंदूक तान लेता है और गोली चला देता है। वो गोली नजीब को तो नहीं लगती, पर उसके कारण नजीब लड़खड़ा कर गिर पड़ता है।
जिसके बाद वो अरबी दौड़ते हुए उसके पास आता है और उसे छाती पर लात मारकर गिरा देता है और अपनी बंदूक से नजीब की टांग पर बड़ी बेरहमी से मारता है। नजीब दर्द के मारे चीख पड़ता है। अरबी फिर भी नहीं रुकता और नजीब के हाथ को अपने जूतों से बुरी तरह कुचलने लगता है और फिर उसे बुरी तरह से पीटकर बेहोश कर देता है। रात को जानवरों के बाड़े में नजीब को होश आता है। उसे उस बूढ़े अरबी ने बांध कर रख दिया था। नजीब दर्द से कराहते हुए अपने मुंह से अपने हाथ की रस्सियां खोलता है और बाहर निकलने के लिए जैसे ही खड़ा होता है बुरी तरह से गिर जाता है। उसका पैर टूट चुका था। उसे बेहद प्यास लगी थी। आसपास उसे पानी नहीं मिलता तो वो रेंगते हुए भेड़ बकरियों के बर्तन से ही अपनी प्यास बुझा लेता है। काफी वक्त बीत जाता है। नजीब अब बिल्कुल उसी बूढ़े तमिल बुजुर्ग की तरह होता जा रहा था। एक दिन वो भेड़ बकरियों को चरा रहा होता है जब अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश होने लगती है। नजीब तुरंत भेड़ बकरियों के साथ एक ऊंचे पत्थर के पहाड़ के नीचे शरण ले लेता है। वो बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहीं बहुत दूर से आ रही थी। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने ये आवाज कहीं सुनी है। ये आवाज पहाड़ के अंदर से कहीं से आ रही थी। वो भेड़ बकरियों को हटाकर जैसे ही अंदर घुसता है उसे एक संकरा रास्ता मिलता है जो दूसरी तरफ जा रहा था। नजीब आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ता है और रेगिस्तान के एक दूसरे हिस्से में निकलता है। अचानक मौसम साफ हो जाता है और सूरज की तेज रोशनी में उसे किसी इंसान की आकृति दूर खड़ी दिखती है। नजीब कहता है, कौन हो तुम? तभी अचानक उसे हाकिम की आवाज सुनाई देती है जो भैया कहते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। नजीब को अपनी आंखों और अपने कान पर एक पल के लिए विश्वास नहीं होता। दोनों भाई एक दूसरे को रोते हुए गले लगा लेते हैं और बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। ये हाकिम ही था जो नजीब को कहता है, भैया मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये आप हैं। नजीब रोते हुए कहता है, आवाज ही तो बची है जो नहीं बदली। फिर वो कहता है, कितना वक्त हो गया हमें यहाँ आए हुए भाई, मुझे कुछ याद ही नहीं। हाकिम भी रोते हुए कहता है, भैया ऐसे तो हम यही मर जाएंगे, चलो भाग चलते हैं भैया, भाग चलते हैं यहाँ से। नजीब कहता है, लेकिन कैसे, कहाँ? मैंने बहुत बार भागने की कोशिश की लेकिन मैं यहाँ से निकल नहीं पाया। हाकिम कहता है, भैया मुझे इन लोगों ने बहुत जगह पर काम करवाया, मुझे ये लोग बहुत मारते हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। तभी अचानक दूर एक गाड़ी का हॉर्न बजता है। हाकिम एकदम डर जाता है और कहता है, मैं जाता हूँ भैया, मेरा मालिक आ गया है, मैं जाता हूँ, नहीं तो वो मुझे बहुत मारेगा। लेकिन अभी मर भी गया तो कोई बात नहीं, तुमसे मिल लिया ना, दिल को चैन मिल गया। ये कहकर वो चला जाता है। नजीब रोते रोते उसे जाते हुए देखता रहता है। अगले दिन नजीब ऊँटों को चरा रहा होता है जब अचानक उसका भाई उसे बुलाता है और एक चिट्ठी रेत पर रखकर चला जाता है। चिट्ठी में हाकिम ने लिखा था कि उसके साथ एक अफ्रीकी आदमी भी है जिसका नाम कादरी है, जो इस जगह पर पहले भी कई बार काम कर चुका है और इस जगह के चप्पे चप्पे से अच्छे से वाकिफ है। इस आदमी की मदद से हम यहाँ से भाग सकते हैं। ये बात पढ़ नजीब की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ दिन बाद अरबियों की गैर मौजूदगी में हाकिम कादरी के साथ नजीब को मिलने पहुंचता है। कादरी नजीब को बताता है कि कुछ ही दिनों में बूढ़े अरबी की बेटी की शादी है जिसमें वो 2-3 दिन व्यस्त रहेगा। हम यहाँ से उन दिनों में भाग सकते हैं। क्योंकि नजीब कई बार कोशिश करके हार चुका था, वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, क्या हम ये कर भी पाएंगे? तभी हाकिम कहता है, नहीं भैया ऐसा मत कहो, अब पीछे हटने का समय नहीं है भैया, जिंदगी भर यहाँ घुट घुट के मरने से अच्छा है हम कोशिश करते हुए मर जाएं। नजीब मान जाता है और फिर कुछ दिन बाद बूढ़े अरबी की बेटी की शादी का दिन आता है। बूढ़ा अरबी पहले ही जा चुका था और दूसरा अरबी भी नजीब को 2-3 दिन में वापस आऊंगा कहकर शादी के लिए निकल जाता है। नजीब काफी देर गाड़ी को दूर जाता हुआ देखता रहता है और फिर लंगड़ाते हुए पानी की टंकी की तरफ अपने जूते और अपने कपड़े खोलते हुए बढ़ने लगता है। कपड़ों के अंदर से एक दुबला पतला हड्डी मांस का ढांचा बन चुका नजीब बाहर निकलता है। टंकी के पास पहुंच वो नहाने लगता है। वो इतने सालों बाद नहा रहा था कि उसका शरीर पानी के एहसास तक को भी भूल चुका था। इसके बाद वो अपने वही पुराने कपड़े बाहर निकालता है जिसे वो यहाँ पहन कर आया था। वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसके कमर पर उसकी पैंट टिकी नहीं रही थी। एक रस्सी के टुकड़े से वो अपनी पैंट को बांध लेता है। फिर अपने बैग से अपनी पत्नी की दी हुई अचार की शीशी को सूंघता है और उसमें बचा आखिरी टुकड़ा खा लेता है। इसके बाद सबसे पहले वो ऊँटों को ढेर सारा चारा डाल देता है और कहता है, पेट भरकर खा लो, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ और कभी वापस नहीं आऊंगा। ये सुनते ही एक ऊँट खाना छोड़ नजीब को देखने लगता है जैसे वो उसकी बातों को समझ पा रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं। फिर नजीब भेड़ बकरियों को भी ढेर सारी घास डाल देता है और रोते हुए प्यार से उनको अपने हाथों से घास खिलाने लगता है। फिर वो कहता है, मैं घर जा रहा हूँ।
मर भी जाऊं तो अब वापस नहीं आऊंगा। तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों का ध्यान रखने कोई और मेरी तरह आ ही जाएगा। इसके बाद वो सभी को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी नजीब को हाकिम की आवाज आती है। हाकिम कहता है, जल्दी करो भैया, कादरी कह रहा है हमें आज सूरज ढलने से पहले रोड तक पहुंचना होगा। नजीब को अलग कपड़ों में देख हाकिम कहता है, भैया आप तो बिल्कुल अलग लग रहे हो, मुझे तो कादरी ने कपड़े बदलने का भी वक्त नहीं दिया। अच्छा अब जल्दी करो। नजीब तुरंत अपने बैग से अपनी चप्पल निकालता है कि तभी उसका ध्यान उस खटारा गाड़ी पर भी जाता है जो इतने सालों से उसका घर थी। उस पर लिखे हुए अपनी पत्नी के नाम को वो एक बार प्यार से छूता है। फिर वो अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगता है। जब हाकिम उसे बैग ना ले जाने के लिए कहता है क्योंकि उससे उन अरबियों को शक हो जाएगा कि ये लोग भाग चुके हैं, लेकिन नजीब नहीं मानता। तभी कादरी जल्दी चलने का इशारा करता है। नजीब लगड़ाते हुए भागने लगता है। फिर एक बार रुककर पीछे मुड़ सभी जानवरों को देखता है। इतने समय से वही उसका परिवार थी और फिर मुस्कुराते हुए वो भागने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार वो लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये तीनों पूरे दिन चलते रहते हैं और चलते चलते रात हो जाती है। तीनों पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन रोड का कोई नामो निशान नहीं था। तभी इन्हें एक टेंट दिखता है। हाकिम कादरी से कहता है, क्या हम वहां जाकर थोड़ा पानी पी सकते हैं? कादरी मना करते हुए कहता है, नहीं, ये लोग भी हमें पकड़ लेंगे। लेकिन हाकिम नहीं मानता और पानी की जिद करने लगता है। तो कादरी चुपके से टेंट के पास से पानी चुराने के लिए जाता है और बाल्टी में पानी भरने लगता है कि तभी सोए हुए अरबियों को पता लग जाता है। कादरी पानी की बाल्टी लेकर भागने लगता है। हाकिम और नजीब भी वहां से भागने लगते हैं कि तभी एक अरबी उस पर गोली चलाता है, जिसके कारण कादरी से पानी की बाल्टी छूट जाती है और ऊपर की तरफ हाकिम और नजीब भी भागते भागते रेत में नीचे की तरफ गिर पड़ते हैं, जिस कारण नजीब का बैग और उसकी चप्पल वहीं छूट जाती है। वो अरबी इन पर फिर से गोलियां बरसाते हैं, लेकिन जैसे तैसे ये तीनों इनसे बचकर निकल भागते हैं। अगले दिन सुबह नजीब की नींद खुलती है। वो कादरी को रेत के टीले पर बैठा देखता है और वो जैसे उसके पास पहुंचता है, चारों तरफ दूर दूर तक बस सिर्फ रेत ही रेत उसे दिखती है। ये फिर चलना शुरू करते हैं। हाकिम कहता है, ये हम कहाँ जा रहे हैं? रोड का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। वो दौड़कर कादरी से पूछता है तो वो कहता है, हम भटक चुके हैं हाकिम, अब बस सिर्फ सूरज की तरफ बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। हाकिम ये बात नजीब को बताता है और कहता है, आप चिंता मत करो भैया, कादरी जानता है यहाँ से कैसे निकलना है। ये तीनों दिन भर कड़ी धूप में चल रहे होते हैं जब अचानक नजीब एक तरफ देखकर कहता है, पानी। हाकिम भी उसी तरफ देखता है और कहता है, अरे हाँ, वो तो एक ऊंट है जो पानी पी रहा है। हाकिम उस ऊंट की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो ऊंट के पास पहुंचता है वो बुरी तरह डर जाता है। वहां कोई पानी नहीं था, सिर्फ एक मरा हुआ ऊंट था। वो दौड़कर वापस नजीब से आकर गले लग जाता है। तभी नजीब को भी एहसास होता है कि वो एक मरा हुआ ऊंट था। हाकिम कहता है, भैया ये ऊंट जरूर प्यासा होने के कारण मर गया होगा। ये भी प्यासे थे, जिसके कारण धीरे धीरे इनका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा था। कुछ समय बाद ये तीनों नमाज पढ़ रहे होते हैं और नमाज खत्म कर जैसे ही कादरी जमीन पर माथा टेकता है, अचानक ढेर सारे जहरीले सांप रेत से निकल आते हैं। कादरी तुरंत हाकिम को उठाकर रेत के टीले पर चढ़ जाता है और नजीब को बिल्कुल ना हिलने के लिए कहता है। नजीब डर के मारे कांपते हुए बिना हिले जैसे तैसे इन सांपों के बीच खड़ा रहता है। धीरे धीरे ये सांप वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद हाकिम और कादरी नजीब के पास दौड़े चले आते हैं और उसके पैरों की जांच करने लगते हैं कि कहीं उसे सांप ने तो नहीं काट लिया। वो सुरक्षित था। कुछ देर आराम करके ये फिर से चलने की तैयारी करते हैं कि तभी नजीब दर्द से करहाने लगता है। नंगे पांव चलने के कारण उसके पैरों में बुरी तरह छाले पड़ चुके थे। कादरी अपनी कोट को फाड़कर नजीब के पैरों में बांध देता है, जिसके बाद ये फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद अचानक हाकिम चक्कर खाकर गिर पड़ता है। कादरी उसके पास आता है और उसे हिम्मत ना हारने के लिए कहता है, लेकिन हाकिम को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, कमीने, मैं पता नहीं क्यों तेरी बात में आ गया। कम से कम वहां पानी तो मिलता था पीने को, ऐसे तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जमीन पर बैठ बुरी तरह से रोने लगता है। कादरी भी ऊपर वाले से मदद की गुहार करने लगता है। ये तीनों फिर से हिम्मत जुटाकर गिरते पड़ते आगे बढ़ने लगते हैं। कमजोर होने के कारण नजीब और हाकिम पर यह रेगिस्तान हावी होता जा रहा था। खासकर हाकिम की हालत बिगड़ती जा रही थी, जो अब नजीब की मदद से चल पा रहा था। कुछ समय बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है जब कादरी उसे कांधे पर उठा लेता है, लेकिन ये बिना रुके चलते रहते हैं। हाकिम तो बार बार बेहोश हो ही रहा था, अब नजीब की भी हालत बिगड़ती जा रही थी। एक कादरी ही था जो कभी सूरज और इनके बीच दीवार बनकर
तो कभी अपने पसीने से इनकी थोड़ी बहुत प्यास बुझाकर इन दोनों को जिंदा रख रहा था। चलते चलते एक दिन और बीत जाता है और ये तीनों वहीं थक कर सो जाते हैं। अगले दिन ये फिर से काफी दूर चल चुके होते हैं जब अचानक हाकिम को दूर एक शहर दिखता है। वो खुशी से पागल होकर उस तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। कादरी उसे रोकता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर रेत को पानी समझकर खाने लगता है। नजीब भी उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसका गला घोटने लगता है और फिर उसे भी धक्का देकर आगे की तरफ भागने लगता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है और बुरी तरह से खून की उल्टी करने लगता है। नजीब दौड़कर कादरी को कहता है, इसे बचा लो भाई, लेकिन कादरी अपनी जगह से नहीं हिलता। वो समझ चुका था कि हाकिम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और फिर कुछ देर बाद हाकिम नजीब की गोद में अपना दम तोड़ देता है। लेकिन तभी कादरी को कुछ एहसास होता है। वो देखता है कि उसकी पैरों की रेत हिलने लगी थी। वो तुरंत रेत के टीले के ऊपर चढ़कर देखता है कि एक रेतीला तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा था। कादरी नजीब को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो हाकिम को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। कादरी जैसे तैसे करके नजीब को वहां से ले जाता है। देखते ही देखते रेतीले तूफान में हाकिम का मृत शरीर दफन हो जाता है। उधर कादरी और नजीब तूफान से बचने के लिए उससे दूर जा रहे थे, लेकिन तूफान उन्हें भी अपनी आगोश में ले लेता है। कुछ देर बाद इन्हें होश आता है। नजीब उठते ही हाकिम का नाम चिल्लाने लगता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने हाकिम को खो दिया है। वो और कादरी फूट फूट कर रोने लगते हैं। एक बार फिर सूरज डूब जाता है और ये रोड तक नहीं पहुंच पाते। अगली सुबह कादरी फिर से चलने के लिए नजीब को कहता है, लेकिन वो उठने के लिए तैयार ही नहीं होता। कादरी उससे मिन्नतें करते हुए कहता है, भाई हम हार नहीं मान सकते, हमें कुछ भी करके आगे बढ़ते रहना होगा। एक बार फिर से ये दोनों धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद नजीब गिर पड़ता है। वो चल नहीं पा रहा था। कादरी देखता है कि नजीब के पैरों की बुरी हालत हो चुकी थी। कादरी अपने जूते उतारकर नजीब को पहना देता है कि तभी कादरी को एक छिपकली रेत पर भागती हुई दिखती है। कादरी उसके पीछे दौड़ पड़ता है और नजीब को कहता है, उठो भाई, हमें पानी मिल गया। पानी की बात सुन नजीब भी खड़ा होता है और रेत के टीले के पार ये दोनों एक छोटा सा पानी का कुंड और खजूर के कुछ पेड़ देखते हैं। नजीब पागलों की तरह इस पानी के कुंड की तरफ दौड़ पड़ता है और उसके पास पहुंचकर पानी पीने ही वाला होता है कि कादरी उसे पीछे खींच लेता है और उसे शांत करते हुए कहता है, नहीं ऐसे नहीं, इस तरह तुम पागलों की तरह पानी पियोगे तो मर जाओगे। फिर कादरी थोड़ा थोड़ा करके नजीब को पानी पिलाता है। कादरी को यहाँ एक शीशे की बोतल भी मिल जाती है जिसमें वो पानी भर लेता है और कुछ देर आराम करके ये दोनों फिर आगे बढ़ते हैं। जब कादरी को अचानक एक चिप्स का खाली पैकेट मिलता है, कादरी नजीब को कहता है, भाई हम रोड के नजदीक ही हैं। थोड़ा और आगे चलने पर इन्हें फिर दूर गाड़ियों के टायर के निशान भी दिखते हैं। ये दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। नजीब और कादरी तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही ये रेत के टीले के पार पहुंचते हैं, एक बार फिर दूर दूर तक इन्हें सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखता है। ये दोनों हिम्मत हार कर वहीं बैठ जाते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और ये दोनों यहीं सो जाते हैं। अगली सुबह नजीब की नींद खुलती है। आसपास कादरी को न देख वो जोर जोर से उसे बुलाने लगता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। तभी कादरी जहां बैठा था वहां नजीब को शीशे की बोतल में पानी और एक खजूर मिलता है, जिससे इस बोतल का मुंह बंद किया गया था। शायद ये एक आखिरी तोहफा था कादरी का नजीब को, जिसने शायद हार मान ली थी और वो मरने के लिए चला गया था। लेकिन नजीब ने हार नहीं मानी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। काफी दूर चलने के बाद उसके दाएं पैर में बेहद दर्द होने लगता है। वो वहीं बैठ जाता है और बोतल से पूरा पानी पी लेता है और उसे फेंक देता है और खजूर को भी खा लेता है। लेकिन वो दोबारा से बोतल उठा लेता है, ये सोच के कि ये हाकिम और कादरी की आखिरी निशानी है। फिर अचानक नजीब को गाड़ियों की आवाज आती है। वो उस दिशा की तरफ भाग पड़ता है और जैसे ही टीले के ऊपर पहुंचता है, चक्कर खाकर नीचे की तरफ गिर पड़ता है। वो रोड तक पहुंच गया था, लेकिन अभी भी उसकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। कोई भी गाड़ी उसकी मदद के लिए नहीं रुकती। मदद मांगते मांगते उसे रात हो जाती है। अगली सुबह नजीब अभी भी धीरे धीरे रोड पर आगे बढ़ रहा था। कोई भी गाड़ी वाला उसकी मदद करने को तैयार ही नहीं था। उल्टा एक ट्रक वाला उसे कुचलने ही वाला होता है। वो भी उसकी मदद करने के बजाय उसे डांटते हुए वहां से चला जाता है। तभी एक गाड़ी और आती है। नजीब उससे भी मदद मांगता है, लेकिन वो भी नहीं रुकती। नजीब थक कर नीचे गिर पड़ता है कि तभी वो गाड़ी वाला पीछे आता है और उसे गाड़ी में बैठा लेता है और शहर की तरफ ले जाते हुए उसे पीने के लिए पानी भी देता है। नजीब पानी पीकर गाड़ी में ही सो जाता है। शाम होते होते वो भला अरबी आदमी नजीब को शहर पहुंचा देता है। नजीब जाते जाते उस आदमी को धन्यवाद करता है।
भटकते भटकते नजीब को रात हो जाती है और वो किस्मत से एक भारतीय मलयाली होटल के बाहर बेहोश हो जाता है, जो उसकी मदद करते हैं। उसे नहलाकर उसके बाल काट देते हैं और उसका इलाज भी करवा देते हैं। कुछ दिन बाद नजीब की हालत ठीक हो चुकी थी जब होटल का मालिक उसके पास फोन लेकर आता है। फोन पर नजीब की पत्नी थी। नजीब के कांपते हुए हाथ फोन को पकड़ते हैं जब उसकी पत्नी कहती है, कैसे हैं आप, कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर। नजीब चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता और बस फूट फूट कर रोने लगता है। जब उसे फोन पर अपने बच्चे की आवाज भी आती है, उसकी पत्नी उसे बताती है, ये आपका बेटा है नकबील। पूरी तरह ठीक होने के बाद, क्योंकि नजीब के पास उसके कागजात नहीं थे, उसे 3 महीने की जेल काटकर भारत भेजा जाना था। लेकिन जेल भेजने से पहले उसकी तरह और भी काफी सारे लोगों को पुलिस स्टेशन में एक जगह इकट्ठा किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो भी लोग अपना नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बिना भागकर आए होते हैं, उन्हें उनके मालिकों के पास वापस भेजा जा सके। सारे अरबी मालिक धीरे धीरे अंदर आते हैं और अपने कर्मचारियों को ढूंढने लगते हैं। एक अरबी मालिक को उसका कर्मचारी मिल जाता है जिसे वो रस्सियों से मारते हुए ले जाता है। नजीब के साथ खड़ा आदमी उसे कहता है, ये बेचारा कल भारत जाने वाला था। तभी और अरबी मालिक वहां आते हैं जिसमें नजीब को वो बूढ़ा अरबी भी दिखता है। नजीब पूरी तरह से डर जाता है और उससे छिपने लगता है, लेकिन उसके छिपने का कोई फायदा नहीं होता। वो बूढ़ा अरबी आकर उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा कर जैसे ही रस्सी से मारता है, नजीब अचानक डर कर चीखता है। वो एक सपना देख रहा था। वो बूढ़ा अरबी अभी उसके पास पहुंचा ही नहीं था। कुछ देर बाद वो बूढ़ा अरबी नजीब को देखता है और आगे चला जाता है। वो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन उसे कुछ शक होता है और वो वापस आकर नजीब के चेहरे को अच्छे से देखने लगता है। वो उसे पहचान लेता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता, बस गुस्से में अरबी में कुछ कहता है और आगे बढ़ जाता है। नजीब को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी उसके बगल में खड़ा आदमी कहता है, ये तुम्हारा असली मालिक नहीं था, इसलिए तुम्हें ले जा नहीं पाया। अगर होता तो तुम्हें मार मार कर यहाँ से ले जाता। तुम्हारा मालिक कोई और था और इसने तुम्हें धोखे से उठा लिया। ये बात सुन नजीब चैन की सांस लेता है और बैठ फूट फूट कर रोने लगता है। आखिरकार अब उसे भारत जाने से कोई नहीं रोक सकता था। 3 महीने बाद नजीब उस प्लेन की तरफ बढ़ रहा था जिससे उसे और बाकी भारतीयों को वापस भारत भेजा जाना था। 3 साल उसने उस रेगिस्तान में काटे, लेकिन ये 3 महीने उसे उससे भी कई लंबे लगे। विदेश से लौटने पर लोग कीमती तोहफे लेकर घर पहुंचते हैं, लेकिन नजीब के पास अपने परिवार को देने के लिए ये सब कुछ नहीं था। बस थी तो उसकी जिंदगी जो उसने बहुत मुश्किल से बचाई थी।